अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहमजा और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत धमकियों, गुमराहकुन बयानियों और ताकत के इस्तेमाल से अपने मकासद हासिल नहीं कर सका और पाकिस्तान ने भारतीय क़यादत के पाकिस्तान मुखालिफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात को ख़तरनाक जहनीत का आगाज़ करार दे दिया। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भारतीय क़यादत के हालिया बयानात को तशवीशनाक जहनीत का आगाज़ और अमन दुश्मन करार दे दिया है। पाकिस्तान को ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम के ज़िम्मेदार ठहराने की भारतीय कोशिशें हकीकत से मुँह मोड़ने के मुतरादिफ है। आलमी बरादरी भारतीय जारहाना रवैये से बखूबी आगाह है। पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए मुआवनत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं और ऐसे हक़ाइक़ को खोखले बयानियों या तवज्जो हटाने की हिकमत अमली से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान इस दरीना तनाज़े की मुनसिफ़ाना और पायदार हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों और इसके साथ साथ कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक इस बुनियादी मसले से पहलू तही करना ख़ित्ते को बदएतमादी और मुमकिन तसादुम के मुस्तकिल दायरे में धकेलने के मुतरादिफ है। तर्जुमान ने गुज़श्ता हफ्तों की पेशरफ्त की रोशनी में कहा कि हालिया दिनों की पेशरफ्त ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि जंगजुआना रवैया और दबाव की सियासत सरासर नाकाम हिकमत अमली है और भारत धमकियों, गुमराहकुन बयानियों और ताकत के इस्तेमाल से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान अमन और तामीरी बातचीत के लिए पुरज़्म है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बुर्दबारी और तनाज़ात की बुनियादी वजूहात के हल की संजीदा कोशिशें दरकार हैं, ना कि वक्ती सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए इश्तियाल अंगेज़ी का सहारा लिया जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सफ़ीर नासिर अली ख़ान साहब ने। नासिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, जंग भी हो गई, पाकिस्तान ने उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली, इसके बावजूद इस खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। सिफारती एफर्ट्स भी चल रही हैं, वज़ीर आज़म ने बड़े कामयाब दौरे किए। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो भी एक वफ़द की क़यादत करते हुए अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में इस वक्त ये मामला आगे बढ़ेगा या सिफारती हल निकल सकता है इसका, या एक मरतबा फिर से हम जंग के करीब पहुँच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे आपने भी फरमाया कि भारत की ये एक पॉलिसी रही है कि वो जंग के हालात तकरीबन कायम रखे। आज से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है 2014 से, आपने देखा है कि इनकी एक पॉलिसी रही है कि अपने मसाइल से लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक तो ये मुसलमानों को और दूसरा पाकिस्तान को कसूरवार ठहराना चाहते हैं। तो जो वादे ये करते हैं अपने इलेक्शंस में, जब वो पूरे नहीं हो पाते तो वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए कहते हैं जी ये हमारे दुश्मन हैं। उसके अलावा जैसे आपने फरमाया 1948 के जो रेजोल्यूशंस थे, उन रेजोल्यूशंस पे ये दुनिया के सामने खड़े हो नहीं सकते। तो इन्होंने कई दिहाइयों से ये बात शुरू की है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है और दुनिया भर में वो दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन दुनिया आज इस बात से कन्विंस इसलिए नहीं हो पा रही, उसके 3-4 वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में इंडिया की दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान में, आज तो कनाडा में भी मौजूद हैं, अमेरिका में भी मौजूद हैं। तो अब ये हाल है कि वो जब बात दहशतगर्दी की करते हैं तो वो इतने कन्विंसिंग नहीं रहते। इसके अलावा जो हालिया मसला हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो इनको बड़ा अफसोस है कि कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो वाकया हुआ पहलगाम में, उसका ना तो इन्होंने कोई सबूत दिया जिसमें आप पाकिस्तान के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं जी, और उसके ऊपर से इतना गैर जिम्मेदाराना एक तरीका निकाला है कि जो एक दूसरे मुल्क के ऊपर आप हमला कर दें, और वो एक आम मुल्क नहीं है, वो एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है। आप भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। तो ये बात बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी आफत दुनिया पे ढा सकती है। तो इस वजह से दुनिया जो है वो इनकी बातों से कन्विंस नहीं है।
वो ये समझती है कि ये रवैया जो था ये ऐन गैर जिम्मेदाराना था, क्योंकि पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि हम इस बात के लिए, पहली बात यह कि हम इसकी मुजम्मत करते हैं इस वाक़े की, और दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि आप अगर हमें नहीं मानते तो एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फोरेंसिक इंक्वायरी करवा लीजिए, बिल्कुल। हम उसके लिए तैयार हैं। इसको ये सब एक्सेप्ट किए बगैर आपने जनाब जंग शुरू कर दी, तो ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। लेकिन ये जैसे आपने फरमाया, ये चीज अब वहां पे कंटिन्यू कर रही है, ये नैरेटिव जारी है। ये जारी किस लिए? दो वजह हैं कि एक जो मोदी हुकूमत उसको कहानियों पे अपनी आवाम को लगाए रखना जो है वो बड़ा जरूरी है। अब जो तासुर हो रहा है मुल्क में, उनके मुल्क में, वो ये है कि ये जंग हम हारे हैं। हमारे 5 जहाज, इन्होंने 6 जहाज कैसे गिरा लिए, अब पूछगछ हो रही है। तो वो उससे भी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए वो जंग जारी है, ये सिर्फ पॉज है, ये सीज फायर नहीं है, और तरह तरह की ऐसी बातें जो पाकिस्तान को भी हुस्काए, अपनी आवाम को भी डराएं। नासिर अली साहब यकीनन ये उकसा तो रहे हैं और अपनी आवाम को भी डरा रहे हैं, लेकिन अब तो इनकी जी अक्टूबर में बिहार का इलेक्शन आ रहा है। जी फरमाएं। नासिर साहब, मैं ये कह रही थी, अब तो इनकी आवाम में भी मायूसी छा रही है और एक्सेप्टेंस भी आ रही है। अब तो ये लोग भी एडमिट कर रहे हैं कि गिराए हैं हमने तैयारे, और उसके बावजूद जो भारत है वो इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो अब भारत के पास क्या ऑप्शन रहेगी, क्योंकि हर सतह पर तो भारत को अपना नाकामी हो चुकी है। भारत के पास ऑप्शन ये है कि अब वो बातचीत की तरफ जाए, अब वो अमन की तरफ बात करे। ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी उनका साथ नहीं दे रही, बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है वो इस बात से अब ये इसको यकीन करने को तैयार नहीं है, और उनको ये भी एहसास है कि ऐसी जंग में किस कदर खतरा है। अच्छा, इसके अलावा अब जो हाल है, अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी हम 5th जनरेशन जहाज तैयार करेंगे, हम ये बनाना शुरू करेंगे, हम वो करेंगे। ये सब बातें, ये सब धोखे हैं लोगों को बताने के। अगर वो कोई ऐसा जहाज 5th जनरेशन का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, 10-12 साल से पहले वो आ नहीं सकता। ये सब ऐसी चीजें हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए हैं। जी बिल्कुल, आपने नासिर साहब कहा। और माहम, आपको याद है कि पिछली मरतबा भी 2019 की बात है, जब मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो इस जंग का नतीजा कुछ और होता। लेकिन हमने देख लिया कि जब राफेल आ गए तब भी सूरत हाल को मुख्तलिफ नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान को मजीद बड़ी कामयाबी। इसराइली साख्ता भी उन्होंने तैयारे लेकर आए, लेकिन हर तरह का तैयारा जो है वो नाकाम हो गया, और हमने साबित कर दिया कि ये जंगें जो है हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से लड़ी जाती हैं। और हमारा जज्बा बहुत हाई है इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह हर फॉरम पर हमें फतह भी हो रही है। इसके साथ साथ नाजरीन, आपको ये भी बताते चले कि बांग्लादेश ने गुज़श्ता रोज़ नए करेंसी नोटों का इजरा किया है, और पाकिस्तान को दोलख्त करने के जिम्मेदार बानी सदर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को करेंसी नोटों से हटा दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान मौसूल बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वालिद थे, जिनके खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम की साजिश के इल्ज़ामात पर उनकी अदम मौजूदगी में मुकदमा भी जो था वो शुरू हुआ था। जनूबी एशिया के इस तकरीबन 17 करोड़ आबादी वाले मुल्क का नज़्मो नस्क जो है अबूरी हुकूमत के पास है, जो इस वक्त एक गैर यकीनी सियासी माहौल में करेंसी में ये तब्दीलियां मुतारिफ करवा रही है। शेख हसीना को अगस्त 2024 में तलबा की क़यादत में होने वाली अवामी बगावत के नतीजे में इक़्तिदार से हटा दिया गया था। मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त रखने वाले मुल्क के नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन में हिंदू और बुद्ध मत के मंदिरों, तारीखी महलात, मशहूर मुसव्विर, इसके अलावा बंगाल के कहत पर मबनी फनपारे और कौमी शोहदा की यादगार की तस्वीर जो हैं वो शामिल की गई हैं। और आपको शेख हसीना का आपने जिक्र किया, तो ये शेख हसीना वही हैं जो इस वक्त मुल्क से फरार हैं, और उनको फरार करवाने में भी भारत मुलव्विस है, उनको पनाह देने में भी इस वक्त भारत जो है वो आगे आगे है। और जब इन पर मुकदमा चला, इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो ये अपने मुल्क से भाग गई। इन्होंने वहाँ पर बेतहाशा जुल्म किया, बहुत से लोगों को कैदोबंद की सौकतें इनकी वजह से बर्दाश्त करनी पड़ी, और स्टूडेंट्स जो है वो मैदान में आए। बिलाखिर एक तवील अरसे बाद ये जुल्म का खात्मा भी हुआ। शेख हसीना जो है वो भारत में इस वक्त मौजूद हैं, भारत की पनाह में हैं। एक मरतबा फिर से नासिर अली खान साहब से बात करते हैं। नासिर साहब, ये जो बांग्लादेश ने अब जो फैसला किया है कि जो न्यू करेंसी नोट्स हैं उसमें शेख मुजीब की तस्वीर जो है वो हटाई जा रही हैं, इसकी सिंबॉलिकल इंपॉर्टेंस क्या देख रहे हैं आप? इसकी सिर्फ सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी इंपॉर्टेंट हरकत है।
पहली बात तो ये है कि जो उनकी बेटी थी, इन्होंने इतने साल वहां हुकूमत की, आज पता चला है कि वो किस हद तक इंडियन एजेंट थी। आज उनको इंडिया में पनाह दी गई है, आज वो इंडिया में एग्जाइल में रहती हैं, ठीक है जी। अब ये जो जहां तक बांग्लादेश की आवाम का ताल्लुक है, ये नजर आता है इस बात से कि उन्होंने मुजीबुर रहमान की तस्वीर अपने नए करेंसी नोट से हटा दी कि किस कदर नफरत है अवाम में इन लोगों के लिए। जिन लोगों ने ये काम किया है वो एक न्यूट्रल टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, लेकिन उसका हाथ अवाम की नब्ज पे फिर भी है। तो अवाम की क्या फीलिंग है आप ये देख सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हसीना वाजिद की न सिर्फ जो हुकूमत है वो इंडियंस के साथ है, और आज उनको ये भी पता चल गया कि किस तरह मुजीबुर रहमान ने इंडियंस के साथ मिलके जो 71 की जंग है वो की थी। अच्छा, इस तरह से कौमी शनाख्त में जो तब्दीली की गई है बांग्लादेश के लिए इटसेल्फ ये कितना खुशाइंद है, और वहां पर अब मौशी तौर पर भी हम ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो कितनी बेहतरीन होने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप इंडिया के जितने भी हमसाए मुल्क हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। क्योंकि इंडिया ने अपने को एक रीजनल बुली के तौर पे, अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर समझते हुए, जो उनके अंदर एक घमंड है, अपने आप पे फख्र करते हैं, उसका जो नतीजा है वो ये है कि ना उनके नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, ना श्रीलंका के साथ, ना पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ ठीक ताल्लुकात नहीं है। और दूसरा जिसका नेबर है चीन, उसने तो जब से इन्होंने 2019 में आर्टिकल 370 और 30A को हटाया और तालीम शुरू किए, तो वो उन्होंने ये रियलाइज किया चीनियों ने कि अब ये इस किस्म की बातें करते हैं कि हम आजाद कश्मीर को, और हमारा जो क्लेम है वो गिलगित बल्तिस्तान पे भी है, ये नहीं रियलाइज करते कि चीन के लिए जो यहाँ पे सीपेक का सूबा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कश्मीर में इस तरह की हरकतें करेंगे और धमकियां देंगे कि हम आजाद कश्मीर को भी फतेह कर लेंगे और हम गिलगित बल्तिस्तान को करेंगे, तो फिर चीन जो है वो पाकिस्तान में कहां से आएगा। इसके बाद से चीन का भी रवैया बदल गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये, जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश की आवाम जो थी वो बहुत अरसे से तंग थी कि हम इंडिया का एक सैटेलाइट के नहीं रहना चाहते, हमें आजादी चाहिए। जहां तक उनकी मईशत का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि जितनी आजादी वहां पे आएगी और जितनी उनकी हुकूमत की गवर्नेंस अच्छी होगी, उतनी उनकी इक्तिसादी हालत बढ़ेगी। पहले ही उन्होंने काफी तरक्की की है, अपने बलबूते पे की है, इस सब चीजों के बावजूद की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा नासिर अली खान साहब, और आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि जो बांग्लादेश में पहली हुकूमत थी वो भारत नवाज शेख हसीना वाजिद का उसमें जो किरदार था, और अब तो उसको उनका एजेंट कहा जा रहा है, और जिस तरह से वो फरार हुई हैं, और अब तो उससे बढ़ के मामला हो गया माहम के अब नोटों के ऊपर मुकम्मल तौर पर खत्म होता जा रहा है। अब नोटों के ऊपर से उनके वालिद साहब की भी छुट्टी हो गई है, उनकी भी छुट्टी होगी, उनकी हुकूमत की और भारत को अब ये चीज भी खटकेगी क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश के ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं जी, यूक्रेन के रूस में हालिया ड्रोन हमलों के बाद सीज फायर की उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं, और दोनों ममालिक के दरमियान हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज यूक्रेन ने रूस की एयरफोर्स पर सरप्राइज हमला किया, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया। ये कार्रवाई दुनिया भर में जेर बहस आई क्योंकि इसमें रूस को तकरीबन $7 अरब का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने इस हमले के जरिए न सिर्फ रूस की फौजी ताकत को चोट पहुंचाई है, बल्कि दुनिया को यह भी पैगाम दिया है कि वो अभी जंग से पीछे नहीं हटा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के बकौल इस हमले में 40 से ज्यादा ऐसे बमबार तैयारों को निशाना बनाया गया है जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते थे। ये तैयारे रूस के मिसाइल हमलों का अहम जरिया थे, और इस हमले से रूस के फजाई बेड़े का तकरीबन 1/3 हिस्सा तबाह हो गया। ये पूरा ऑपरेशन 18 माह की मंसूबाबंदी के बाद मुमकिन हुआ। और यूक्रेन ने छोटे छोटे ड्रोन्स को ट्रकों में छुपाकर रूस के अंदर पहुंचाया, और जहां से उसने मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना भी बनाया। दिफाई माहिरीन का ये मानना है कि इस तरह की कार्रवाई दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए एक
नई मिसाल है। इस नुकसान से रूस की दिफाई ताकत को काफ़ी बड़ा धचका लगा है। इस हमले के बाद सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि यूक्रेन, जिसे कुछ अर्सा पहले तक शिकस्त खुर्दा समझा जा रहा था, वो ऐसा बड़ा हमला कैसे कर सकता है? क्या उसे अमेरिका और नेटो ममालिक की मुकम्मल हिमायत हासिल है? यूक्रेन के पास जदीद तरीन ड्रोन फ्लीट कहाँ से आया है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस इस हमले का जवाब अब कैसे देगा? बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजयकार एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने। आमिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, अकल ये मानने को तैयार नहीं होती कि यूक्रेन, जो कि इस वक्त शिकस्त खुर्दा हम पूरी दुनिया उसे समझ रही थी और उसकी मदद के लिए अमेरिका भी आ रहा था, जंग बंदी की एफर्ट्स भी हो रही थी, इतना बड़ा हमला अमेरिका, नेटो, यूरोप की मदद के बगैर कैसे मुमकिन है? जो ये हमला है जी, ये नेटो की मदद के बगैर नहीं हो सकता। देखिए, ये जो यूक्रेन की जंग है, यूक्रेन और रशिया की, ये कोई आइडियोलॉजी की जंग नहीं है, ये वेपन इंडस्ट्री की जंग है। और अमेरिका जो है इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि इसको कंटिन्यू रखना चाहेगा। उसके दो मुकासद हल होते हैं। एक तो ये कि वो रशिया को एंगेज रखेगा और रशिया को वो ड्रेन करना चाहेगा मैक्सिमम इस वॉर के दौरान, जो कि ऑलरेडी अगर आप देखें तो पॉपुलेशन के लिहाज से वो एक डाइंग कंट्री है। और उसने रिजॉल्व तो बहुत शो किया है, लेकिन यूक्रेन को वो उसी तरह से इस्तेमाल करेगा जिस तरह से इसराइल को वो मिडल ईस्ट में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो वेपन इंडस्ट्री की है। अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी पॉलिसीज को डिक्टेट करती है और बहुत इन्फ्लुएंस है उसका स्टेट डिपार्टमेंट में भी और व्हाइट हाउस में भी। तो ये हमेशा से रहा है। जिससे जिस तरह इनके प्रेसिडेंट आइजनहावर साहब ने कहा था वेपन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तो ये एक्चुअली डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की जंग है जो कि आपको यूक्रेन में भी और रशिया के दरमियान देखने में आ रही है। और तीसरी चीज जो है वो यूरोप को भी चाहेगा कि वो अपने बजट को ज्यादा से ज्यादा डिफेंस की तरफ लेकर जाए, जो कि ऑलरेडी बहुत कम उन्होंने करना शुरू कर दिया था। और यूक्रेन की जंग के बाद अब जर्मनी ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, इटली ने, सब ने अपना डिफेंस बजट रिवाइज किया है और बढ़ाया है। तो डिफेंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका की है और उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये जो आपका सवाल है कि ये उनकी मदद के बगैर इस तरह का बड़ा अटैक हो नहीं सकता। आमिर साहब, possible मदद की नहीं तो है। बात कर दी, लेकिन दूसरी तरफ सालिसी का भी तो किरदार अदा किया जा रहा है। वो कह रहे जी पेशरफ्त ना हुई तो सालिसी का किरदार नहीं अदा किया जाएगा, तो उसको फिर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर रूस की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया जाता है दोबारा, तो फिर खित्ते में तो कशीदगी बढ़ेगी मजीद। जी बिल्कुल। देखें, ये सालसी जो है वो एक मशहूर कहावत है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। तो अमेरिका जो है वो सालसी का किरदार उस लेवल तक अदा करना चाह रहा था कि जिस तरह उसकी यूक्रेन के जो मिनरल्स हैं और उसकी जो रिसोर्सेज हैं उस तक एक्सेस मिले उसे। जब रशिया ये चीज रियलाइज करता है कि ये अमेरिका की डबल पॉलिसी है और अमेरिका जो है इसमें उसकी नीयत जो है वो पीस की नहीं है बल्कि एक्सेस टू द रिसोर्सेज है, तो रशिया ने इस सीज फायर से इनकार किया था। और रशिया को इंटेंशंस का अंदाजा है। तो ये जो रशिया को इस वॉर में इन्वॉल्व भी किया था और जो इंटाइस भी किया था वो भी अमेरिका ने किया था कि उसके बैकयार्ड पे उन्होंने सारी कंट्रीज को नेटो में शामिल करना शुरू कर दिया था। और यूक्रेन की भी जो लीडरशिप है वो एंटी रशिया है और प्रो अमेरिकन थी एंड दे आल्सो वांटेड टू जॉइन नेटो। तो उस वजह से उसको इंटाइस करके उन्होंने ये इस वॉर में इन्वॉल्व किया। और अब आपने देखा कि ये जिस क्वालिटी का अटैक हुआ है, जिस लेवल की प्लानिंग है कि थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम यूक्रेन दे हैव बीन, उन्होंने जाके वो कंटेनर्स प्लेस किए और उसमें से ड्रोन्स उड़े जिनका कमांड एंड कंट्रोल रशिया में भी था और यूक्रेन में भी था, उसकी कनेक्टिविटी। और तमाम लोग जो इस यूक्रेनियंस जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, सब के सब निकल आए और इनको उड़ाया गया। और ये किलर ड्रोन्स थे, इन्होंने जाके उनके तमाम वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो TU-95 और TU-22 हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव बॉम्बर्स हैं, और उसमें एक A-50 भी शामिल है जो कि उनका एयर रिफ्यूलर था और उसको बाद में इस रोल में कन्वर्ट किया था और जिसकी कीमत तकरीबन $500 मिलियन है। और इन बॉम्बर्स की कीमत $250 से $300 मिलियन। तो एक बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने किया है कि 30 to 35% ऑफ द बॉम्बर फोर्स, जो उनकी जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जा सकती है, उसको तबाह कर दिया है।
तो ये मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ा धचका है रशिया के लिए। बिल्कुल जी, रशिया के लिए बहुत बड़ा धचका है और यूक्रेन ने सबको ही, पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हमला करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर साहब। और ये तो हो गया यूक्रेन ने जो हमला किया है, और अब सबकी नज़रें लगी हुई हैं रूस कितना सख्त इसका रद्दअमल देगा, रूस अब क्या करेगा, और उसके बाद ये पूरा खित्ता जारी है और इजलास में जो लाहेमल इख्तियार किया जाएगा कि अब इसका हतमी फैसला होगा कि कैसे रद्दअमल दिया जाता है या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है रूस के हवाले से। आने वाले प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ ब्रेक। आप हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बिजली बिलों की। और अवाम बिजली के भारी बिलों तले दब गए हैं, तो दूसरी तरफ बिजली कंपनीज के मुलाजमीन ने 9 अरब रुपए से जायद की बिजली मुफ्त में उड़ाने का इंकशाफ हुआ है। सुनो न्यूज की इन्वेस्टिगेशन ने सरकारी मुलाजमीन की अय्याशियों का पर्दा चाक कर दिया है। रवा माली साल इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन और अफसरान ने 53 करोड़ रुपए से जायद की बिजली मुफ्त उड़ाई है। लेस्को मुलाजमीन और अफसरों ने तमाम बिजली कंपनी में सबसे ज्यादा 3.25 अरब रुपए की बिजली को मुफ्त में उड़ाया है। और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात करें तो मुलाजमीन और अफसरान ने 97 करोड़ 95 लाख रुपए की बिजली मुफ्त हासिल की है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी कि गैपको भी किसी से पीछे ना रही, और गैपको के मुलाजमीन और अफसरान ने भी साल 2024 में 1 अरब 46 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त में इस्तेमाल की। ये बात कर लेते इस वक्त हम ज्वाइन कर लिया एडिटर इन्वेस्टिगेशन सुनो न्यूज़ तारिक हबीब साहब ने। तारिक साहब, ये स्टोरी है क्या वाकई ये लोग मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये सब कुछ उनके पर्क्स एंड प्रिविलेज में शामिल है और उनकी सैलरी का एक हिस्सा है? देखिए सनाउल्लाह, ये इशू जो है मुफ्त यूनिट्स फराहम करने का, ये भी लास्ट ईयर सुनो इन्वेस्टिगेशन सेल ने ही उठाया था। और उस टाइम ये पहली दफ़ा ये मंजर आम पर आया था कि जो सरकारी महकमे हैं और जो ये पावर सप्लाई कंपनीज़ हैं, ये अपने मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स फराहम कर रही हैं। जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी तो उसके बाद अवामी सतह पर इसका बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया था, जिसके बाद जो सरकारी महकमे थे उन्होंने यूनिट्स की फराहमी तो जो है वो रोक दी थी, लेकिन उसकी जगह अपने मुलाजमीन को उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए थे और उस मद में उन्हें एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हुआ ये कि ये जो पावर सप्लाई कंपनीज़ हैं, इन्होंने अपने मुलाजमीन को ये मुफ्त यूनिट्स के जो फराहमी है इसका सिलसिला जारी रहा, जिसकी डिटेल्स अभी हम जो है वो आवाम को बता रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स भी इसके स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो जो लेस्को है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सबसे पहले अगर हम उसका अहवाल देखें तो हमें पता ये चलता है कि ग्रेड 2 से लेके यानी ग्रेड 2 से ग्रेड 22 तक के अफसरान को बिजली जो है वो मुफ्त यूनिट्स फराहम किए गए बिजली के। इसमें जो है वो 28 करोड़ रुपए की जो बिजली है वो ग्रेड 18 के अफसरान को, 20 के अफसरान को 27 करोड़ रुपए मालियत की बिजली, 21 के अफसरान को 50 लाख की, और इसी तरह ग्रेड 16 के मुलाजमीन को 40 करोड़, 13 के मुलाजमीन को 6 करोड़, ग्रेड 11 के मुलाजमीन को मजमूई तौर पर 38 करोड़, ग्रेड 9 के मुलाजमीन को 36 करोड़, ग्रेड 6 और के मुलाजमीन को 2 करोड़ और ग्रेड 4 के मुलाजमीन को 1 करोड़ की बिजली जो है वो मुफ्त फराहम की गई, यानी इन्हें यूनिट सप्लाई किए गए जो मुफ्त दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसी तरह ISCO की बात करें तो ग्रेड 1 से लेके 4 तक के मुलाजमीन को 2,23,200 यूनिट्स मुफ्त फराहम किए गए, और ग्रेड 5 से 10 तक के मुलाजमीन को 96,62,000 यूनिट्स, 11 से 15 तक 95,35,000, ग्रेड 16 के अफसरान को जो है वो 28 लाख, 17 के अफसरान को 24 लाख यूनिट्स मुफ्त फराहम किए गए, 18 के अफसरान को 7 लाख यूनिट, और ISCO के ग्रेड 19 ये जो डेटा आप शेयर कर रहे हैं ये तो हमने अपने नाजरीन को बता ही दिया है और आप भी बता ही रहे हैं। ये बताएगा कितने यूनिट्स फ्री होते हैं जो इनको अलाउ होते हैं यूज करें, ये इजाफी यूज किए गए हैं, चोरी की गई है बाकायदा तौर पर? नहीं मैम, देखिए हम इसमें बात ये कर रहे हैं कि जब बिजली के बिल इतने हैवी आ रहे हैं और ये जो अरबों रुपए हैं ये आवाम के पैसों से ही वसूल किए जाते हैं। हमने लास्ट ईयर भी जब ये इशू उठाया था, हमारा नुक्ता ये था कि मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स फराहम करने का सिलसिला रोका जाए, इसे बंद किया जाए या इसे जो है वो मतलब किसी और तरीके से हल किया जाए, लेकिन मुफ्त यूनिट्स की फराहमी। अब ये जो 10 अरब हैं और मुबैना तौर पर बताया जाता है कि पंजाब की अगर तमाम जो है वो सप्लाई कंपनीज को देखा जाए तो ये 25 अरब को टच कर आएगा, तो ये 25 अरब मेरे आपके और आवाम की जेबों से निकलवाए जाएंगे। और ये इस अब आप देखें ना कि जो ISCO है इसके ग्रेड 21 और 22 के सिर्फ 2 अफसरों को 31,000 यूनिट्स फ्री फराहम किए गए हैं।
तो ये जो 31,000 यूनिट 2 अफसरान को फ्री फराम किए गए हैं, इनके पैसे मैंने और आपने और इस अवाम ने देने हैं जो पहले ही बिजली के बिलों के बोझ तले दबे हुए हैं। और हुकूमत इसके साथ ये इंदिया भी दे चुकी है कि आइंदा बजट में पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे हमारे जो कारोबारी हजरात हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुख्तलिफ यूनिट्स बंद हो चुके हैं, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। तो हमारा नुक्ता बुनियादी तौर पर यह है कि मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद की जाए और जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है वो उसका बिल अदा करे, ना कि ये पैसे जो है वो आवाम की जेबों से निकलवाए। अच्छा तारिक साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है और इतला तो यही है, जो लोग वर्किंग होते हैं यानी कि जो लोग इस वक्त सर्विस में होते हैं, जितने उनको यूनिट्स मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद उनको यूनिट्स वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि ये सिलसिला रिटायरमेंट के बाद भी चलता है। ये मुझे बताइए, अगर इनके मुफ्त यूनिट्स जो हैं वो पॉलिसी के तहत ख़त्म कर दिए जाएँ तो फिर क्या वापडा इनको, जैसे कि एक प्लान ये भी था कि वापडा इनको कैश की सूरत में सैलरी के अंदर या फिर उनकी पेंशन के अंदर ये पैसे उनको दे देगा? अगर ये सब कुछ हो जाता है तो एनर्जी सेक्टर में इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, अगर ये सिलसिला हो जाता है तो सबसे पहली बात तो ये कि आवाम की जेब पर बिजली के बिलों का जो बोझ है उसमें कमी आएगी। अगरचे वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा, लेकिन उसमें कमी बहरहाल आएगी उसमें। और दूसरी बात यह है कि अगर इनको पैसे देने हैं तो वो वापडा या जो भी डिपार्टमेंट देता है वो अपनी जेब से दे। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आवाम से लेके दे और फिर ये सारे, अब देखें ये सारे यूनिट्स ये आवाम के पास जो है वो आवाम से जब बिल वसूल किए जाते हैं तो ये सार्फिन पे एडजस्ट कर दिए जाते हैं। ये आवाम जो है वो ये सारे पैसे अदा कर रही होती है। इससे पहले जब हमने ये स्टोरी की थी तो हमने बताया था कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको कितने दिए जाते हैं, जो ऑन ड्यूटी मुलाजमीन हैं उनको कितने दिए जाते हैं। उस वक्त ये एडवांटेज ज़रूर हुआ था कि अवामी रद्द अमल को देखते हुए सरकारी महकमों में ये सिलसिला बंद कर दिया गया था और वहाँ पे पैसे देने का सिलसिला यानी इन यूनिट्स की मद में वो शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ पे भी हमारा जो इशू आने का मतलब ये है कि ये जो अरबों रुपए मालियत की बिजली और ये इसके जो यूनिट्स हैं वो फ्री फराहम किए जा रहे हैं, ये सिलसिला जो है रुकना चाहिए ताकि ये सिलसिला रुकना चाहिए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका तारिक खबीर साहब, और बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर ये सामने आए हैं और 1 साल के 25 अरब रुपए की मुफ्त बिजली। और कितनी हैरानकुन बात है कि दूसरी तरफ अवाम बिजली के बिलों से परेशान है और अफसरान की अय्याशियां लगी हुई हैं और कितना बुरा सलूक किया जा रहा है ये तो आवाम से। और इनको चाहिए कि बाकायदा तौर पर इनका एहतसाब किया जाए और ये जो फ्री यूनिट्स हैं या जिस तरह से ये मुलाजिमिन इस्तेमाल करें बिजली, ये ना की जाए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ। इस वक्त बजट आने वाला है। कारोबारी हजरात ने वफाकी बजट से बहुत सी उम्मीदें जोड़ ली हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नई और पुरानी कारों की मार्केट जे रोड पर डीलर्स और इम्पोर्टर्स हजरात भारी भरकम टैक्सों से काफ़ी परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत होश के नाखून ले, टैक्स कम नहीं होगा तो उनका कारोबार नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। और इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी मौजूद हैं जेल रोड पर। उनसे मजीद जानते हैं कि वहाँ पर कारोबार करने वाले हुकूमत से क्या चाहते हैं। ब्यूरो चीफ ने ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेल रोड पर। ये कारों का बहुत बड़ी मार्केट है। लाहौर की अगर कहें तो बल्कि एशिया तो नहीं लेकिन पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में इसका शुमार होता है लाहौर का जो जेल रोड है। यहाँ पर मेरे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह कारों के बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं। यहाँ पे इंपोर्टर हज़रात भी मौजूद हैं। उनको बजट से क्या तवक्कुआत हैं इस पे बात उनसे करेंगे और सुनो बजट जो है यानी हम आपको सुनाएंगे कि बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या ख्वाहिशात हैं और क्या होना चाहिए। आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं। हम पहुँच गए हैं जी यहाँ पे जेल रोड के सेक्रेटरी जो यूनियन के हैं मियाँ हफीज़ साहब, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मुताबिक बजट कैसा होना चाहिए ताकि इनका जो कारोबार है वो बेहतर हो। क्या ये ड्यूटियां कम चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बात ये है कि चीज़ अगर हर बंदे की रेंज में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस चल पड़ेंगे। टैक्सेस की तो परमार कर दी गई है ना हमारी ऑटो इंडस्ट्री पे, और इस वजह से इस वक्त बिल्कुल देख लें आप मार्केट में सन्नाटा है। प्राइसेस इतनी हो गई हैं, लोगों की रेंज से बाहर गाड़ी चली गई है। पुरानी गाड़ियां जो थीं वो सड़कों पे दौड़ती थीं, उसकी वजह से शायद कीमतें कुछ कंट्रोल में थीं। 5 साल वाली गाड़ी भी आनी चाहिए, कुछ 7 साल वाली भी आनी चाहिए, या ये इतनी 3 साल वाली रहनी चाहिए? नहीं, गाड़ी कम से कम 7 साल पुरानी होनी चाहिए। उससे ये होगा आपका गाड़ी के रेट कम हो जाएंगे, इस पर ड्यूटी पर डेप्शन ज़्यादा आएगा। सबसे बड़ी जो हमारी बात है, हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, फिर गाड़ी की प्राइस बेहतर होगी। एक अगर 10 लाख की गाड़ी है तो उस पर 15 लाख रुपए ड्यूटी है। तो ड्यूटियों पे क्या कहते हैं हुकूमत को कि कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50% ड्यूटी कम होनी चाहिए। तो जितने का प्लॉट मिल जाता है उतने की गाड़ी हो गई है, तो लोग घरों की तरफ वो जाएंगे या गाड़ी की तरफ जाएंगे। तो ये तो कोई गवर्नमेंट जो है कोई रहम करे तो शायद हमारा कारोबार भी चल जाए और आम आदमी को भी कोई अच्छी सवारी मिल जाए। क्या ऐसा काम हो गया कि
काक नहीं आ रहा। जब गाड़ियां महंगी होंगी, टैक्सेस लगेंगे, तो वो कस्टमर किधर से आएगा? ये हमें सुनने में आ रहा है कि जी जो सोशल मीडिया पे मूव कर रहा है कि जी गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, कोई गाड़ी सस्ती नहीं हो रही। कई माह हो गया कि गाड़ी का कस्टमर को देखना या कस्टमर के से कोई गाड़ी की बात करना, आप यकीन करें कि इतना मुश्किल हो गया कि बताने के आपका बजट कितना था और क्या सोच के घर से आप चले थे, और कितने दिन हो गए आपको गाड़ी की तलाश में? मेरा बजट था कि 3 to 4 मिलियन में, लेकिन इस बजट में अब 660 सीसी गाड़ी आ रही है जो कि बिल्कुल छोटी है, अनरजिस्टर्ड है, फिर उस पर रजिस्टर्ड करवाने का टैक्स, ये और दूसरे किस्म के टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हैं। क्या कहते हैं जी कि कारोबार बिल्कुल ही हू का आलम है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, क्या वजह क्या है? बात यह है जी कि गाड़ियाँ इस कदर महंगी हो गई हैं कि आम बंदे की पहुंच से बड़ी दूर चली गई हैं गाड़ियाँ। यहाँ पे जो लोकल गाड़ी बन रही है, मतलब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है तो 50 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट के टैक्स हैं। इनको टैक्सों को कम करें। हम लोग कई महीनों से, कई दिनों से नहीं, कई महीनों से हम फारग बैठ के सुबह से लेकर शाम तक नमाज पढ़ के चले जाते हैं घर, और कारोबार एक टके का नहीं है। सबकी यही की डिमांड थी, गाहक की भी, डीलर्स की भी, इंपोर्टर्स की भी, कि जो इनकी ड्यूटीज़ हैं विफाकी बजट में, इनको ड्यूटीज़ कम से कम 150 से 60 से 70% लानी चाहिए ताकि गाड़ियाँ सस्ती हों, और लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी ये पाबंद करें कि कम से कम जो है वो ड्यूटीज़ की जाएँ, और उनकी भी जो अगर कीमत कम होगी तो चीज़ ज़्यादा बिकती है, महंगी होगी तो चंद मरात याफ्ता तबका जो है वो गाड़ी खरीद सकता है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, और यकीनन ये गाड़ियों की प्राइसेस वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं और लोगों की रीत से इस वक्त बाहर हो चुकी हुई हैं। टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आने वाले बजट में इनमें कुछ कमी हो जाती है तो लोगों की रीच में ये चीज़ आ जाएगी और कारोबारी तबके को भी रिलीफ मिलेगा। जी आगे बढ़ते हैं जी। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ईद कुर्बान की रौनकें इस वक्त उरूज पर पहुँच चुकी हैं। मवेशी मंडियों में सज धज कर आए खूबसूरत जानवर ख़रीदारों की निगाहों का मरकज़ बन गए। एक तरफ तो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है, तो दूसरी तरफ जानवरों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, और जिससे ग्राहकों समेत व्यापारी भी परेशान हैं। डस्का से हमारे नुमाइंदे से भी तफसीलात लेंगे, अमीन रज़ा मुगल से। जी बताइएगा, यहाँ पर मंडियों की क्या सूरत हाल है, कैसे इंतजाम देख रहे हैं और व्यापारियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डस्का की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर रंग हर नस्ल के और मुख्तलिफ इलाकों के जानवर लाए गए हैं, और एक से बढ़कर एक जानवर है, खूबसूरती के लिहाज से, कुछ वज़न के लिहाज से, और ये जो इनके मालिक हैं वो डिमांड कर रहे हैं इनकी अपनी इसकी जो है ना वो क्वालिटी के मुताबिक, और ये एक नायाब नस्ल है जो इस इलाके में नहीं है, तो इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या खसूसियत है। ये सर मतलब कि हमारे इलाके का सबसे अच्छा ब्रीडर जानवर है ये चोलिस्तान में पाया जाता है हमारे वहाँ पे, तो यहाँ पे ये ब्रीड नहीं मिलती है, तो वहाँ पे हमारे तो वहाँ आम होती है, लेकिन वैसे जो वो सामने खड़े हुए हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे ये जानवर है ना वहाँ पे नहीं मिलता है, और ज़्यादा चारा वारा तो नहीं डालते इसको, ना हम खुराक डालते हैं, ये घर के मतलब टुकड़ों शुकड़ों पे पलता है बस। ये घर की खुराक खाता है, तो इसलिए जो है ना ये जानवर उनका मुताबिक जो है वो एक नायाब नस्ल है, और ये यहाँ पर जो है ना वो इसकी कीमत क्या आप ले रहे हैं? क्या 12 लाख रुपये कीमत है। जिनका कहना है ये 12 लाख हमारी डिमांड है, अब देखते हैं कि गाहक ये कीमत भरता है कि नहीं भरता। जी बिल्कुल जी, प्राइसेस तो काफ़ी हाई हैं। और अब रुख करते हैं हम चढ़ावाला का, जहाँ पर ग़ुलाम फ़रीद हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम फ़रीद, आप बताइएगा इस वक्त मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, रेट्स कैसे हैं और लोगों का रश कितना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो F16 नामी बैल है उसकी धूम मची हुई है, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग जौक दर जौक आ रहे हैं, तो उसकी खूबसूरती के पूरी मंडी में चर्चे हैं। तो इस वक्त वो बैल का मालिक मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इसकी क्या कीमत लगी है और वो इसकी कीमत क्या मांग रहे हैं, और उन्होंने इसको क्या क्या चीज़ें देकर पाला है। अल्लाह खैर करे, सीधा 15 लाख रुपया मांगने आ। अगर कोई भैन भरा साढ़े कोल कोई लैन वाला आ गया, इंशाअल्लाह ताला ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਘਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ, जवार, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਖਜੂਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना जो F16 बैल है उसके मालिक की बात सुनी है। उनका यही कहना है कि इसकी 10 लाख रुपए जो कीमत लग चुकी है और हम इसकी 15 लाख रुपए कीमत जो डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि